जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 29 फरवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं। आपको वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये प्रश्न है 41वां, 42वां, 43वां, 44वां। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 42वां। 42 स्थान मिला है दोस्तों। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसकी संस्था कौन सी है? संस्था आ जाए तो WIPO इसकी संस्था है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, ये इसकी संस्था है दोस्तों, WIPO इसकी संस्था है। याद रखिएगा, इस संस्था की स्थापना 1967 में होती है। 1967 में होती है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक का जो है संस्था कौन सा है? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन इसका संस्था है। 1967 में इसकी स्थापना होती है और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। आपको ध्यान रखना है कि ये इंडेक्स जारी कौन करता है? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक इंडेक्स जो है ये जारी कौन करता है? तो ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है ये जारी करने वाला संस्था है इंडेक्स को। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस संस्था में दोस्तों जो इसने जारी किया है रिपोर्ट, इसमें टॉप कौन किया है? तो टॉप पे यूएसए है, दूसरे नंबर पर यूके है। इसमें कुल 55 देशों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, 55 देशों का ये इंडेक्स जारी हुआ है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो 42 स्थान है दोस्तों। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यूएसए 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर जो है यूके है, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया का 42वां स्थान है। 55 देशों का रिपोर्ट ये जारी हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किस लिए जारी होता है दोस्तों? किस लिए जारी होता है? तो कॉपीराइट हो गया, याद रखिएगा दोस्तों, कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट। उसके बाद ट्रेडमार्क हो गया, या फिर जीआई टैग हो गया, पेटेंट हो गया। आप लोग देखते हैं ये सब बौद्धिक संपदा है। याद रखिएगा, ये सब बौद्धिक संपदा है और इसी के लिए ये जारी होता है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसमें भारत का कौन सा स्थान आया है? तो 42वां आया है 55 में से। याद रखिएगा, टॉप यूएसए किया है। कुछ हम इम्पोर्टेंट जो इंडेक्स देख लेंगे दोस्तों, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। भारत का इंडेक्स हम देखेंगे और 2023 का देखेंगे। 2023 में इंडिया का पोजीशन क्या रहा है? अगर हम बात करेंगे भुखमरी में, वैश्विक भुखमरी में इंडिया का पोजीशन 111 रहा है भुखमरी में। उसके बाद दोस्तों चौथा स्थान किस में रहा है? 4th पोजीशन किस में रहा है इंडिया का? तो ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान रहा है। उसके बाद शेयर मार्केट में भी चौथा स्थान रहा है इंडिया का। याद रखिएगा, 7वां स्थान की बात करेंगे इंडिया का तो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 2023 में 161वां स्थान आया है। अगर हम 126 स्थान देखेंगे तो भारत का शांति सूचकांक में आया है। शांति इंडेक्स में भारत का जो है 126 स्थान आया है। इसके साथ खुशहाली रिपोर्ट में भी आया है। खुशहाली रिपोर्ट में भी भारत का 126 स्थान आया है दोस्तों। 127 स्थान जो है, 127 स्थान भारत का जेंडर गैप इंडेक्स में आया है। जेंडर गैप इंडेक्स में आया है। आपको ध्यान रखना है, ये सूचकांक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक एग्जाम में ये आता ही आता है दोस्तों। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर।
हमारे प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 42। प्रश्न दूसरा है, हाल ही में देश के लोकपाल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल के अध्यक्ष पद पर पिनाकी चंद्र घोष, अजय माणिकराव, ऋतुराज अवस्थी, लिंगप्पा नारायण स्वामी। ये अजय माणिकराव को किया गया है दोस्तों लोकपाल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त। आपको ध्यान रखना है, ये लोकपाल संस्था है। लोकपाल ये संस्था है दोस्तों, लोकपाल संस्था है। इसकी स्थापना 2013 के अधिनियम के बाद होती है, 2013 के एक्ट के बाद होती है दोस्तों, 2013 के एक्ट के बाद होती है। आपको ध्यान रखना है, लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष होता है और इसके साथ 8 मेंबर होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। तो कुल 9 आदमी होते हैं इसमें, एक तो अध्यक्ष होता है और एक जो है 8 मेंबर होते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो अध्यक्ष बनाया गया है इनको, ये अजय माणिकराव को बनाया गया है दोस्तों। ये दूसरे नंबर के हैं दोस्तों, दूसरे नंबर के हैं, ये सेकंड नंबर के हैं। अभी तक जितने भी लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं लोकपाल संस्था के, ये दूसरे नंबर के हैं। अगर हम बात करेंगे कि पहले नंबर पे कौन थे दोस्तों, तो पिनाकी चंद्र घोष थे, याद रखिएगा। लोकपाल के पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष हैं, पिनाकी चंद्र घोष ये पहले हैं। और दूसरे अभी बन चुके हैं अजय माणिकराव, 2019 में बने थे दोस्तों ये पिनाकी चंद्र घोष। अभी 2024 में अजय माणिकराव बन चुके हैं दोस्तों। लोकपाल शब्द की जन्मदाता की बात करेंगे कि लोकपाल शब्द किसने दिया था दोस्तों, तो ये डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी यही दिए हैं, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी ये नाम दिए हैं दोस्तों। इसका काम क्या है लोकपाल संस्था का, तो भ्रष्टाचार को रोकना इसका काम है, भ्रष्टाचार को रोकना इसका काम है। याद रखिएगा, विश्व में कहेंगे कि पहली बार ये लोकपाल कहाँ पर शुरू हुआ है लोकपाल संस्था, तो ये दोस्तों स्वीडन देश में शुरू हुआ था सबसे पहले ये लोकपाल, स्वीडन देश में। और वहीं से जो है हमको सीख मिला है, ये स्वीडन देश में शुरू हुआ है। और स्वीडिश भाषा में इसको ओम्बुड्समैन कहते हैं, ओम्बुड्समैन। लोकपाल को क्या कहते हैं, ओम्बुड्समैन कहते हैं, ओम्बुड्समैन लोकपाल को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2019 में पहले पिनाकी चंद्र घोष थे, अभी ये दूसरे अध्यक्ष बन चुके हैं दोस्तों। इनकी व्यक्ति विशेष की बात करेंगे, ये अजय माणिकराव कौन है दोस्तों, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं दोस्तों, पूर्व न्यायाधीश हैं ये, याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे कार्यकाल की दोस्तों, ये कितने साल तक रहते हैं, तो इनका एक लिमिट है, 5 साल या फिर 70 साल, जो पहले आ जाए। या तो इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर इनकी उम्र 70 साल हो जाए, तो ये रिटायर हो जाते हैं यहाँ पर लोकपाल संस्था से, याद रखिएगा। मिनिमम एज की हम बात करेंगे तो 45 ईयर है, 45 साल कम से कम होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 साल है और लोकपाल संस्था के अध्यक्ष बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है यहाँ पर 45 वर्ष है, याद रखिएगा आप। ऋतुराज अवस्थी की बात करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में है दोस्तों ऋतुराज अवस्थी जो है ये विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है, विधि आयोग के अध्यक्ष है, विधि आयोग के अध्यक्ष है। कुछ हम संस्था देख लेते हैं दोस्तों। मुख्य सूचना आयुक्त CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अभी वर्तमान में कौन है, तो हीरालाल सामरिया ये कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव होने वाला है दोस्तों अभी लोकसभा का,
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? CIC, इसको सॉरी CEC कहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये राजीव कुमार है, राजीव कुमार है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत के महान्यायवादी की बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो R वेंकटरमणी है, R वेंकट रमनी है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये अरविंद पनगड़िया है, अरविंद पनगड़िया है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। 15वें वित्त के आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है, NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, नंद किशोर सिंह, याद रखिएगा। चलते हैं, प्रश्न का उत्तर हमारा दोस्तों हो जाएगा। अजय माणिक राव को बनाया गया है दूसरे, ये 24 में बनाए गए हैं, और ये पिनाकी चंद्र घोष ये पहले थे। प्रश्न तीसरा है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए अधिसूचित किया है। विस्तारा एयर, आकाशा एयर, स्पाइस जेट, गो एयर। ये आकाशा एयर को किया है दोस्तों, ये नॉमिनेट कर दिया है, वित्त मंत्रालय नॉमिनेट करता है। कौन नॉमिनेशन करता है? वित्त मंत्रालय। इनकी जो शर्तें हैं दोस्तों, कि किसी भी एयरलाइंस के पास जो है 20 मिनिमम जो है 20 विमान होना चाहिए। इंटरनेशनल के लिए ये फ्लाइट कर सकता है, उड़ान भर सकता है, तो 20 इनके पास जो है विमान होना चाहिए। आकाशा एयरलाइन के पास 20 विमान आ गए हैं, मिनिमम जो शर्त है ये पूरी हो चुकी है, इसीलिए वित्त मंत्रालय इनको भारतीय जो है नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित कर दिया है, नॉमिनेट कर दिया है दोस्तों। याद रखिएगा, ये आकाशा एयर के जो है फाउंडर कौन है? तो ये विनय दुबे हैं, विनय दुबे हैं, ये भी ध्यान रखना। विनय दुबे आकाशा एयर के फाउंडर है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई, मुंबई याद रखिएगा। RBI का भी मुख्यालय यहीं पर है, मुंबई में है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी। ये 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? इसका थीम इस वर्ष का क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है दोस्तों, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। नोट कीजिए, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी तकनीक, ये इसका थीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ये दोस्तों 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? रमन प्रभाव की पुष्टि CV रमन ने इसी तारीख को किया था, 1928 में। 1928 में रमन प्रभाव की जो है खोज ये CV रमन ने किया था, आपको ध्यान रखना है, जिसके लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिलता है। 1930 में नोबेल प्राइज मिलता है। 1928 में ये रमन प्रभाव की खोज करते हैं। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको मिलता है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको मिलता है, याद रखिएगा। और इसीलिए जो है 28 फरवरी को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ है दोस्तों? 1986 से। 1986 से इसको मनाना शुरू हुआ है, लगभग 36 साल हो रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे कुछ हाईएस्ट अवार्ड की भारत की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, आपको पता है। और सबसे पहले ये 3 व्यक्ति को दिया गया था, उसमें CV रमन भी थे। CV रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और C राजगोपालाचारी, 3 व्यक्ति को 1954 में भारत रत्न दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम विदेशी की बात करेंगे
तो खान अब्दुल गफ्फार खान को और नेल्सन मंडेला को, 2 को मिला है अभी तक, 2 विदेशी को मिला है, 2 विदेशी को मिला है भारत रत्न अभी तक। वर्तमान में अभी नामों की घोषणा हुई है दोस्तों। 5 नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जो है ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है। जननायक के नाम से ये जाने जाते हैं दोस्तों, जननायक के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। लोकनायक कहेंगे तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं और कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहते हैं। नायक पीछे सेम वर्ड है, जन और लोक दोनों का मीनिंग अलग है, केवल जो है नाम अलग अलग है, जननायक है और लोकनायक है। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, एल के आडवाणी को भी ये पुरस्कार जो है इस बार दिया गया है। उसके बाद जो है एम एस स्वामीनाथन दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक है, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, इनको भी दिया गया है। चौधरी चरण सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इनको देने की घोषणा हुई है। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी भारत के जो है पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है दोस्तों। 3 को देने की घोषणा हुई, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। अगर हम फर्स्ट संगीतकार की बात करेंगे जिसको भारत रत्न मिला है तो ये सुब्बू लक्ष्मी है, सुब्बू लक्ष्मी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा प्रश्न का उत्तर 28 फरवरी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म सहकारिता मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। ये दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना है शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान है और इन्होंने ही ये लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नई दिल्ली में लॉन्च किया है, नई दिल्ली में लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। याद रखिएगा किस लिए ये लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, तो व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देना, व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देना, व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ऐसा ज्ञान देना दोस्तों, आज के डेट में आप देखते हैं मार्केट के अनुसार ज्ञान देना है, ताकि उसको आगे भविष्य में किसी भी व्यक्ति को जो है रोजगार का अवसर प्रदान हो सके, रोजगार का अवसर मिले। इसमें मूक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे दोस्तों, मूक कार्यक्रम, मूक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। एम से होता है मैसिव, एम से होता है मैसिव, ओ से होता है दोस्तों यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होता है, ओ से फिर होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन, और सी से कोर्स होता है। अगर डिस्टेंस लर्निंग से आप पढ़ाई करते हैं दोस्तों, ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो ये मूक कार्यक्रम जो है बराबर होते ही होते हैं। तो यहाँ पर मूक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जाएंगे। इसमें 43 मिलियन 43 मिलियन विद्यार्थी जोड़ेंगे। स्वयं प्लस में 43 मिलियन विद्यार्थी जुड़ेंगे, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न हमारा सिर्फ इतना था, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने किया है। शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने किए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? त्रिपुरा, मणिपुर, असम, उड़ीसा। ये त्रिपुरा में हुआ है दोस्तों। जगन्नाथ दिघी, देखिए इसको आपको नाम ध्यान रखना है, जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना के शुरुआत त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर मानिक शाह हैं, डॉक्टर मानिक शाह हैं, और इन्होंने ही ये शुरू किया है, उद्घाटन इसका किया है। याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों,
इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा देना है, वाटर फ्रंट है तो पर्यटन को बढ़ावा देना है, बुनियादी ढांचे सुधार करना है दोस्तों, बुनियादी ढांचों में सुधार करना है, जैसे बिजली हो गया, बिजली हो गया, उसके बाद पानी हो गया, स्वास्थ्य की सुविधाएं होगी, इसको बेटर करना है, इसको बेटर करना है दोस्तों। परिवहन के लिए साधन होना चाहिए, परिवहन के लिए साधन, रिवर फ्रंट, वाटर फ्रंट, परिवहन के लिए साधन का विकास करना है, साधन का भी विकास करना है। ठहरने के लिए होटल की भी व्यवस्था होना चाहिए दोस्तों, ठहरने के लिए होटल, होटल की व्यवस्था होना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना में किए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देना है, बुनियादी ढांचे का विकास जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य के साधन, परिवहन के साधन, ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी बातें हैं। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, हाल फिलहाल में त्रिपुरा ने चेष्टा योजना भी शुरू किया है, चेष्टा योजना भी त्रिपुरा ने शुरू किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चेष्टा योजना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बाल विवाह उन्मूलन के लिए है, बाल विवाह, बचपन में जो शादियां हो जाती है उसको रोकने के लिए चेष्टा योजना त्रिपुरा ने किया है दोस्तों। हम त्रिपुरा के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे दोस्तों। इसकी राजधानी होती है अगरतला, आपको पता ना होना चाहिए, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और ये 21 जनवरी 1972 को भारत का राज्य का दर्जा इसको मिलता है। 21 जनवरी 1972 को। यहाँ की भाषा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉक बरोक है, कॉक बरोक, कॉक बरोक यहाँ की भाषा है। जीरो लाइन, जीरो लाइन क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। ये जीरो लाइन किसके किसके बीच है? तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में है, याद रखिएगा। जीरो लाइन बांग्लादेश त्रिपुरा के बीच में है। होजागिरी फेस्टिवल यहाँ का महत्वपूर्ण फेस्टिवल है दोस्तों, होजागिरी, होजागिरी फेस्टिवल यहाँ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। होजागिरी फेस्टिवल त्रिपुरा का है। खारची पूजा, खारची पूजा आपको ध्यान रखना है, खारची पूजा हो गया या फिर केर पूजा हो गया या फिर जो है दोस्तों गड़िया पूजा हो गया, गड़िया पूजा हो गया। ये सब पूजा जो है त्रिपुरा में ही मनाई जाती है, याद रखना। हमारे प्रश्न का उत्तर, जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो त्रिपुरा में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोल ये खिलाड़ी का नाम है, का संबंध किस देश से है? किस देश के ये खिलाड़ी हैं? नेपाल, नामीबिया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये नामीबिया के खिलाड़ी हैं दोस्तों। जॉन निकोल नामीबिया के खिलाड़ी हैं। नामीबिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है और यहीं के खिलाड़ी हैं। नामीबिया की राजधानी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, विंडहॉक है, विंडहॉक है नामीबिया की राजधानी, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो मैच है नेपाल की धरती पर होती है, कीर्तिपुर में मैच होती है नेपाल की धरती पर। और मैच जो है दोस्तों ये नेपाल और नामीबिया के बीच में ही होती है, नेपाल और नामीबिया के बीच मैच होती है, ये नामीबिया के बीच में मैच होती है। इस मैच में दोस्तों जॉन निकोल शतक मारते हैं, शतक का मतलब होता है 100 रन, 100 रन मारते हैं। कितने बॉल में? 33 बॉल में। कीर्तिपुर में ये मैच होता है नेपाल की धरती पर, 100 रन मारते हैं ये जॉन निकोल और 33 बॉल में मारते हैं। इससे पिछले वाला जो रिकॉर्ड था दोस्तों ये कुशल मल्ला का था, कुशल मल्ला का था, कुशल मल्ला ये नेपाल के खिलाड़ी हैं, कुशल मल्ला नेपाल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने दोस्तों शतक मारा था 34 बॉल पे। तो ये रिकॉर्ड इनका टूट चुका 34 वाला, अब 33 वाला रिकॉर्ड हो चुका है। जॉन निकोल के नाम से ये रिकॉर्ड चला गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो नामीबिया के खिलाड़ी हैं।
तो प्रश्न हमारा यही था कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये नामीबिया के खिलाड़ी हैं। भारत के कोई खिलाड़ी दोस्तों 23 शतक मारे हैं, तो हाँ मारे हैं, रोहित शर्मा मारे हैं, और ये 35 बॉल में मारे हैं, इसीलिए इस रिकॉर्ड में नहीं आ रहे हैं। तो रोहित शर्मा, अगर भारत के सबसे तेज शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन है, तो रोहित शर्मा 35 बॉल में मारे हैं। याद रखिएगा, ये नामीबिया वही है दोस्तों जहाँ से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते हमने मंगाए थे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हमने चीता मंगाए थे, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये नामीबिया इस प्रश्न का राइट आंसर है। नामीबिया, ये जॉन निकोल खिलाड़ी हैं, और ये नेपाल में हुआ है मैच, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय हॉकी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है? ब्रिजभूषण सिंह, संजय सिंह, एलेना नॉर्मन, जेनेक सॉपमैन। एलेना नॉर्मन ने इस्तीफा दिया है दोस्तों। ये महिला है, लेडी है ये, याद रखिएगा। एलेना नॉर्मन नाम है। ये कितने साल रही है इस पद पर, भारतीय हॉकी, इंडिया हॉकी के पद पर दोस्तों? तो 13 वर्ष रही है कुल। ये 13 वर्ष रही है। हाल फिलहाल में अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है सीईओ पद से। इनका कहना है दोस्तों कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, माहौल खराब है, राजनीति भी हो रही है भारतीय हॉकी में राजनीति भी हो रही है यहाँ पर। उसके बाद इनका कहना है कि मेरा अपमान भी किया जाता है, अपमान किया जा रहा है। तो ये सब कारणों को हवाला देते हुए ये एलेना नॉर्मन महिला है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये 13 वर्ष इस पद पर रह चुकी है, 13 वर्ष रह चुकी है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे कि भारतीय हॉकी, अंग्रेजी में इसको इंडिया हॉकी कहते हैं, इंडिया हॉकी। अगर हम बात करेंगे कि भारतीय हॉकी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो दिलीप तिर्की हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, दिलीप तिर्की हैं। ये भारतीय हॉकी की स्थापना कब होती है, तो 2009 में होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एलेना नॉर्मन। प्रश्न 9 है, हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा किसने लॉन्च किया है? अदानी समूह, टाटा समूह, रिलायंस समूह, महिंद्रा समूह। ये रिलायंस समूह ने किया है दोस्तों। ये वनतारा पहल जो है ये कहाँ से शुभारंभ इसका हुआ है, तो जामनगर गुजरात से। याद रखिएगा, जामनगर गुजरात से रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स से हुआ है ये वनतारा पहल। जामनगर गुजरात से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और रिलायंस ने लॉन्च किया है। वनतारा जो शब्द है दोस्तों, वनतारा जो शब्द है ये गुजराती शब्द है, आपको ध्यान रखना। वनतारा गुजराती शब्द है, इसका अर्थ होता है जानवरों का सितारा। जानवरों का सितारा इसका अर्थ होता है। तो ये वनतारा पहल कहाँ से लॉन्च हुआ है? ये जामनगर से लॉन्च हुआ है। किसने किया है? तो रिलायंस समूह ने किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पूरे भारतवर्ष में लॉन्च होगा दोस्तों, ये पूरे भारत में लॉन्च होगा, याद रखिएगा ये पहल। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं? पशुओं का उपचार करना है, उद्देश्य पशुओं का उपचार करना है। इसमें पशुओं की देखभाल करनी है, याद रखिएगा, पशुओं की देखभाल करनी है। मतलब कुल मिलाकर के पशु जो है चिकित्सा से संबंधित ये होगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रिलायंस समूह। चलते हैं, अंतिम प्रश्न है क्लास का। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? मलेशिया, जापान, कोरिया या फिर भारत? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों मलेशिया है। आपको ध्यान रखना है, मलेशिया ने 37 पदक जीते हैं। मलेशिया 37 पदक जीत करके टॉप किया है इस रैंक में, याद रखिएगा।
दोस्तों ये एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 का शुभारंभ कहाँ पर ये हुआ है? तो ये इंदिरा गांधी स्पोर्ट स्टेडियम दिल्ली में ये हुआ है, इंदिरा गांधी स्पोर्ट स्टेडियम में। नोट कीजिए, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये हुआ है। इंदिरा गांधी स्पोर्ट स्टेडियम में हुआ है, जो दिल्ली में है, नई दिल्ली में, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे टॉप कौन किया है इसमें दोस्तों, तो टॉप मलेशिया किया है, 37 पदक जीते हैं मलेशिया ने। दूसरे नंबर पर ये जापान आया है दोस्तों, 24 पदक जीते हैं जापान ने। और तीसरे नंबर पर कोरिया आया है, 23 पदक जीते हैं कोरिया ने। ये एक्चुअली साउथ कोरिया है दोस्तों, साउथ कोरिया ने 23 पदक जीते हैं, ये ध्यान रखना है। हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया का इसमें क्या पोजीशन है दोस्तों, तो इंडिया ने 18 पदक जीते हैं। 18 पदक इंडिया ने कुल जीते हैं, जिसमें से 9 जो है गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया 37 पदक के साथ टॉप किया है। अगर हम बात करेंगे मलेशिया की राजधानी की दोस्तों, तो कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुआलालंपुर राजधानी है मलेशिया की। और रिंगिट मुद्रा है, रिंगिट यहाँ की मुद्रा है दोस्तों। जापान की राजधानी टोक्यो है दोस्तों, टोक्यो जापान की राजधानी है। और ये टोक्यो किस द्वीप पर है, तो होन्शु द्वीप पर है। होन्शु द्वीप ये सबसे बड़ा द्वीप है जापान का, याद रखिएगा, होन्शु द्वीप। और इसी पर राजधानी टोक्यो है। अगर हम बात करेंगे जापान की मुद्रा की, तो येन मुद्रा है यहाँ की, येन। यहाँ पर दोस्तों साउथ कोरिया की हम बात करेंगे, साउथ कोरिया या फिर नॉर्थ कोरिया, दोनों की मुद्रा एक ही है दोस्तों। और वान है दोनों की मुद्रा, ये भी आपको ध्यान रखना है, वान है। तो प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा मलेशिया, 37 पदक। दोस्तों सरकार ने अभी एक प्रश्न और नोट आपको करना है। सरकार ने हाल फिलहाल में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन को जो है, सोमनाथन की अध्यक्षता में केवाईसी मानक के लिए गठित की है समिति। केवाईसी मानकों के लिए समिति गठित की है, जिसके अध्यक्ष टीवी सोमनाथन होंगे। केवाईसी क्या होता है दोस्तों, नो योर कस्टमर केवाईसी होता है। और इसी केवाईसी मानक के लिए समिति गठित की है केवाईसी के लिए, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो ये वित्त सचिव, भारत के वित्त सचिव जो है ये यहाँ पर, ये टीवी सोमनाथन है, याद रखिएगा। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्रतिदिन करंट अफेयर मिलेगा दोस्तों। करंट अफेयर के साथ आपको जीके जीएस का भी पोर्शन मिल रहा है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है आपको।